फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और 156 को भी अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दो प्रश्न है तो सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न को यहां पे हल करेंगे और 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, और 2 से कितना बार में कटेगा? तो ये 70 बार में कट जाएगा। फिर यहां पे देखिए 70 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, और 2 से 70 कितना बार में कटेगा? तो ये 35 बार में कटेगा। 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, और 5 से 35 कितना बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा। तो यहां पे देखिए 140 का ये अभाज्य गुणनफल है, तो यहां पे लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहां पे देखिए 140 का ये अभाज्य गुणनफल आ गया। अब थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए हम यहां पे 140 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो यहां पे लिख देंगे 2 के पावर 2, और गुणे 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिख देंगे, और 7 एक बार है तो यहां पे 7 एक बार लिख देंगे। तो यही होता है यहां पे अभाज्य गुणनफल। यहां पे देखिए 140 का अभाज्य गुणनफल क्या आ गया? 140 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनफल यहां पे हम निकाल दिए हैं। अब यहां पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न ऐसे ही हम लोग हल करेंगे, और दूसरे नंबर प्रश्न में यहां पे देखिए 156 का यहां पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यहां पे करेंगे। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 2 सते 14, और यहां पे गया 1 16, 2 8 कितना हो जाएगा? यहां पे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और यहां पे जाएगा हमारा 1, तो यहां पे हो जाएगा 18। 2 9 कितना हो जाएगा? यहां पे 18। अब यहां पे देखिए 39 किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका यहां पे 9। 13 नहीं कटेगा, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहां पे देखिए 156 बराबर कितना आ गया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यहां पे 13 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए हम क्या करेंगे? 156 बराबर 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो यहां पे लिख देंगे 2 के पावर 2, और गुणे यहां पे देखिए 3 है तो 3 एक बार, और 13 एक बार है तो यहां पे 13 एक बार लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 200 और 10 है। इनमें से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पे देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 200 और 10 है। यहां पे देखिए एलसीएम कितना दिया है? 200 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है? यहां पे 10 दिया है। एलसीएम का मतलब होता है लसा, यानी यहां पे लसा 200 दिया है, और एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, यानी मौसा यहां पे कितना दिया है? 10 दिया है। तो इनमें से एक संख्या 50 है, यानी इन दोनों दो संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां पे लिखेंगे हल। इसका अब हम हल करेंगे, और इस प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। अगर आपको याद है तो सही है, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं पहली संख्या। यहां पे देखिए हम लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहां पे हम लिख देते हैं दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे होता है यहां पे एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यहां पे देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जो ये प्रश्न दिया है इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहां पे देखिए यहां पे पहली संख्या आपको रखना है, यहां पे दूसरी संख्या रखना है। अगर दिया है तो यहां पे एलसीएम रखना है, और यहां पे आपको एचसीएफ रखना है। तो यहां पे
देखिए पहली संख्या दे दिया है 50, तो हम यहाँ पे पहली संख्या की जगह पे 50 लिख देंगे, और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे। अब यहाँ पे दूसरी संख्या रखना है, तो दूसरी संख्या बोल रहे हैं हमसे ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या हमको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या वैसे ही छोड़ देंगे। एलसीएम कितना दिया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलसीएम कितना दिया है 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 200। और एचसीएफ कितना दिया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एचसीएफ यहाँ पे 10 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 50 गुणा कर रहा है, तो इधर आके बराबर के इधर आके क्या करेगा, तो ये भाग करेगा, तो इधर बच जाएगा हमारा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दूसरी संख्या बराबर उधर क्या है 200 गुणे यहाँ पे 10 है, और इधर 50 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, यहाँ पे भाग करेगा। भाग करने का अर्थ यानी ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। 50 से 200 कितना बार में कटेगा, तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 दहिया 40, यानी हमारा दूसरी जो संख्या होगा, यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या निकल गया। दूसरी संख्या कितना होगा हमारा, 4 में 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी हमारा दूसरी संख्या यहाँ पे निकल गया। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपसे तभी सॉल्व होगा जब तक ये आपको फॉर्मूला याद ना हो। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि एलसीएम कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला एलसीएम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा वाला यहाँ पे और के बाद यहाँ पे दूसरा वाला एचसीएफ है, तो और के बाद वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा 200 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया हमारा 10 हो गया। और इसमें से एक संख्या यहाँ पे दे दिया है 50, तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी आपको दूसरी संख्या निकालना है। और यहाँ पे पहली संख्या आपको कितना दे दिया है 50, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या की जगह पे पहली संख्या रख देना है, तो पहली संख्या 50 है तो यहाँ पे रख देंगे 50, गुणा है तो यहाँ पे देंगे गुणा। और दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। बराबर है तो बराबर, फिर देखिए यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 200, गुणा है तो गुणा। एचसीएफ, एचसीएफ कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे देख सकते हैं 50 इसमें गुणा कर रहा है दूसरी संख्या में, आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को बराबर के इधर रखिए और 50 को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर 50 गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या इधर बच जाएगा, 50 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बट्टा के नीचे आ गया। 50 से 200 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। अब इसे गुणा करा दीजिए, 4 दहिया कितना हो जाएगा 40, यानी यहाँ पे दूसरी भी संख्या हमारा निकल गया 40। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी सार्व अंतर का मतलब होता है डी, यानी यहाँ पे आपको डी निकालना है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 17वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे 10वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला पद का फॉर्मूला ए होता है। और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस डी होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इसे लिख लीजिए। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 2डी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो बस आपको एक एक घटा के लिख देना है। ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा पद का अगर आपसे बोले कोई की फॉर्मूला लिख दीजिए तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस यहाँ पे एक घटा के लिखेंगे 4d। उसके बाद यहाँ पे बोले कोई आपसे कि छठा पद का फॉर्मूला लिखिए तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस यहाँ पे कितना होगा 5d, इससे एक घटा के लिख देना है। फिर आपसे कोई बोले कि 12वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस इससे एक घटा के लिखेंगे तो 12 से एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11d हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ए देख रहे हैं और डी देख रहे हैं, तो ए क्या होता है, तो एपी का प्रथम पद होता है, यानी पहला पद ए होता है और उसका सार्व अंतर यानी दो पदों का जो अंतर होता है वो होता है डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर क्या है डी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि एपी का प्रथम पद यानी पहला पद प्रथम पद ए तथा
सार्व अंतर, यहां पे हम लिख देते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर डी है, यहां पे हम लिख दिए सार्व अंतर डी है। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए 17वां पद दिया है, 17वां पद, तो 17वां पद का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे कोई कि 17वां पद का यहां पे फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा, तो ये होगा a प्लस यहां पे 16d होगा। क्या होगा, a प्लस यहां पे 16d होगा 17वां पद का फॉर्मूला। तो हम यहां पे लिख देंगे a प्लस यहां पे 16d, यहां पे हम लिख देंगे। और यहां पे देखिए फिर बोल रहा है कि 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस यहां पे एक घटा के लिखेंगे, a प्लस यहां पे 9d हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है, जो ये 17वां पद है, ये 7 अधिक है इस, यानी इस 10वां पद से। ये जो 10वां पद है इससे ये 7 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए, तो 7 अधिक है, ये 7 कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। जब हम 7 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोल रहा था कि जो 17वां पद है ये 7 अधिक है 10वां पद से, तो ये 7 अधिक है। तो अगर हम 7 इसमें जोड़ देंगे 10वां पद में, तो दोनों पद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 10वां पद में हम क्या कर दिए, 7 जोड़ दिए। अब यहां पे देखिए a प्लस डी इधर भी है, a प्लस डी इधर भी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे। तो इधर है a प्लस 16d, तो यहां पे हम लिख देंगे a प्लस 16d। और यहां पे देखिए आगे किसका चिन्ह है, तो कुछ भी का चिन्ह नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, तो प्लस से बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। और प्लस 9d बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9d। और यहां पे बराबर बचा और उधर कितना बचा, हमारा 7 बचा। अब यहां पे देखिए a और a घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस a और माइनस a हम यहां पे क्या करेंगे, काट देंगे। और यहां पे देखिए 16d में से 9d निकल जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 7d बचेगा। और बराबर यहां पे 7। अब आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, यानी आपको d निकालना है। तो यहां पे देखिए 7 इसमें गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और हमारा d क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहां पे देखिए इधर 7 गुणा कर रहा है, तो इधर जाके भाग करेगा, तो इधर हमारा d बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, 7 बट्टा क्या हो जाएगा, 7। ये गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो 7 से 7 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी d कितना निकल गया, हमारा 1 निकल गया। यानी हमारा सार्व अंतर कितना निकल गया, यहां पे हम लिख देते हैं सार्व अंतर। यहां पे सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, d से। कितना निकल गया, हमारा 1 निकल गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, बोल रहा है कि जो 17वां पद है इसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये कितना है, ये जो 17वां पद है ये 7 अधिक है। अगर दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे हम 17वां पद लिख दिए और यहां पे हम 10वां पद लिख दिए। तो ये हमको पता है कि ये 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इधर जोड़ना पड़ेगा। तो हम 7 इधर जोड़ दिए 10वां पद में, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इधर a प्लस डी है और इधर भी क्या है, a प्लस डी है। तो इधर हम क्या करेंगे, दोनों को यहां से a प्लस 9d को बराबर के इधर लाएंगे। तो यहां पे देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहां पे देखिए प्लस a और माइनस a की क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद यहां पे देखिए 16d में से 9d निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7d। और बराबर के उधर कितना बचेगा, यहां पे 7 बचेगा। अब आपको d निकालना है, यानी सार्व अंतर निकालना है। तो 7 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी 7 से 7 कट जाएगा एक बार में। यानी हमारा d कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी हमारा सार्व अंतर कितना निकल गया, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1। यही आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। जो यहाँ पे 2 समीकरण दिया है इसको आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे आपको किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रतिस्थापन, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। और यहाँ पे देखिए जो पहला समीकरण दिया है सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5, इसको हम पहला समीकरण मानेंगे। और ये क्या होगा, यहाँ पे दूसरा समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x
-3y बराबर यहाँ पे 4। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में कि पहले समीकरण या दूसरे समीकरण किसी एक को समीकरण को आपको लेना होता है, उसमें x या y किसी एक का आपको मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, जो भी आपको इन दोनों में से आसान समीकरण लगे वही आपको ले लेना है। तो हमको देखने में आसान 1 नंबर वाला समीकरण लगता है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे और समीकरण हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 आपको यहां पे लिख देना है। तो समीकरण 1 हम यहां पे आपको लिख देंगे, देख के यहां से कि x प्लस वाई बराबर 5, ये क्या है हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें से आपको x या y किसी एक का मान आपको निकाल देना है। तो यहां से देखिए हम x का मान निकालते हैं, तो इधर प्लस y है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 है और प्लस y है, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। यहां से हमारा x का मान निकल गया, x का मान कितना निकला, तो 5 माइनस y। अब क्या करेंगे, ये पहले समीकरण से निकाले हैं x का मान, तो आपको दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x का मान जो पहले समीकरण से निकला है, इसका x का मान दूसरे समीकरण में आपको रख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x का मान, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पे हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पे हम लिख दिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो सबसे पहले आपको समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 हम यहां पे लिख देते हैं 2x माइनस 3y बराबर यहां पे 4। अब x के जगह पे क्या करना है आपको कि 5 माइनस y लिख देना है। यहां पे x है, इसके जगह पे आपको क्या करना है कि 5 माइनस y लिख देना है। तो यहां पे देखिए 2 और x के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 5 माइनस y और ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहां पे माइनस है तो माइनस 3y है तो 3y और बराबर 4 है तो 4। अब यहां पे हम क्या कर दिए कि x का जो मान निकला है x माइनस, यहां पे देखिए 5 माइनस वाई, इसको x के जगह पे हम रख दिए। तो यहां पे 2 है तो 2 और x के जगह पे हम रख दिए 5 माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, जो ये 2 है इन दोनों के लिए है तो दोनों में हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहां देखिए अब 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और यहां पे माइनस है तो माइनस, और 2 में y से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y, और यहां पे देखिए माइनस 3y है तो यहां पे लिख देंगे माइनस 3y और बराबर के उधर 4 है तो यहां पे हम कर देंगे 4। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि माइनस 2y और माइनस 3y कितना होगा, तो ये माइनस 5y हो जाता है। तो यहां पे देखिए 10 माइनस 2y और माइनस 3y कितना होगा, माइनस यहां पे 5y हो जाएगा और यहां पे बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको y का मान निकालना है। तो यहां पे देखिए आगे 10 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो ये प्लस 10 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा माइनस 5y बराबर उधर 4 है तो 4, प्लस 10 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए माइनस 5y बराबर यहां पे देखिए 4 में से जब 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से जब 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, यहां से आप लोग देख सकते हैं 5 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। यानी y का मान कितना निकल गया, 6/5 निकल गया। अब इस y का जो मान निकला है इसका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, जो समीकरण आपको आसान लगे उसी में रखिए। तो समीकरण 1 यहां पे आसान लग रहा है तो यहां पे लिखेंगे कि y का मान, यहां पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पे हम लिख दिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। अब y के जगह पे अब कितना रखना है आपको, 6/5। तो यहां पे देखिए x प्लस वाई के जगह पे हम रख देते हैं यहां पे 6/5 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 5। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे हमको x का मान निकालना है तो x को आपको बराबर के इधर रखना पड़ेगा और ये जो प्लस 6/5 है इसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस 6/5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए x बराबर क्या होगा, 5 उधर है तो सबसे पहले 5 लिख देंगे यहां पे। अब यहां पे देखिए प्लस 6/5 है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर
हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बट्टा का घटाव बन गया, तो 5 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 से 5 बार में कटेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बट्टा का घटाव बना देना है, तो बस आपको बट्टा का घटाव बना लीजिए। 1 से 5 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50, 25 माइनस है तो माइनस, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, 25 में से 6 घटाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19/5, यानी यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 19/5 और y का मान कितना निकल गया यहाँ पे 6/5। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे x बराबर यहाँ पे 19/5 कोमा y बराबर कितना निकल गया हमारा 6/5। यही क्या हो गया, हमारा आंसर निकल गया। और ये जो दो समीकरण है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए। काफी आसान था, अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से एक से आपको x या y का मान निकालना है। जो आपको आसान लगे उसी समीकरण को लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 आसान लगा तो समीकरण 1 लिए और यहां से हम x का मान निकाले, तो यहां से x का मान, यहाँ पे देखिए y को उधर भेज दिए तो यहाँ पे x का मान निकल गया। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले x का मान किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से, तो इसी में आपको नहीं रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में आपको रखना है। तो यहाँ पे x का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है और समीकरण 2 में रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। अब ये जो y का मान निकलेगा, ये y का मान आप समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख दिए, जो आपको समीकरण आसान लगे उसी में रख दीजिए। तो हमको समीकरण 1 आसान लगा तो यहाँ पे y का मान हम क्या कर दिए 6/5 समीकरण 1 में रख दिए। और छोटा सा यहाँ पे जब हम बट्टा का घटाव बनाएंगे, ये आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल जाएगा 19/5। x का मान 19/5 निकल गया और y का मान 6/5 निकल गया, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।